हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी मूविंग चार्ज को किसी कंडक्टर से फ्लो किया जाए तो उस कंडक्टर के अक्रॉस या उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी उस कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग मटेरियल से कितनी डिस्टेंस पर कितनी बनने वाली है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लें कि अगर किसी चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल में अगर चार्ज को फ्लो किया जाता है या करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टेट, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि आपको सबसे पहले उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है या आपको डायरेक्शन बताना है, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को हम क्वांटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसा कि मेरे पास एक सैंपल है, तार है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट को फ्लो कराना है। तो इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए फ्लो हो रही है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो एक पॉइंट ले लीजिए, उसके नियर, उसके अक्रॉस एक पॉइंट लीजिए। उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले तो बतानी है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, जो कि दो फेमस साइंटिस्ट बियोट एंड सावर्ट जो साइंटिस्ट थे दो, जिन्होंने बताया है कि किसी कंडक्टिंग वायर में अगर चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होती है, तो उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो इक्वेशन के थ्रू हम समझेंगे। ऑस्टेट साहब ने केवल इतना बताया है कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर चार्ज फ्लो होगा या करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कितना बनेगा ये बियोट एंड सावर्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। यानी कि ये इक्वेशन जो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन होगी वो बियोट एंड सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए बियोट एंड सावर्ट लॉ है वो आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इस कंडक्टिंग मटेरियल में करंट का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन को चेंज करके भी देखेंगे, और आपसे कहा जाए कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको यहां पर एक हैंड रूल का यूज करना है जिसे कहा जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसको एक और नाम से जानते हैं राइट हैंड पाम रूल। आप ये दोनों ही एक ही चीज को शो करते हैं, बस इनकी एक्शन अलग अलग होती है, हाथ को रखने की जो एक्शन होती है वो अलग अलग होती है। तो अभी मेरे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल आपके सामने यहां पर देख सकते हो, ये है, इसमें मैं करंट का फ्लो करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आई का फ्लो हो रहा है ऊपर, और अकॉर्डिंग टू ऑस्टेट इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो हम वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट पी पर, ठीक है। तो इसमें अगर यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी। किसकी बात कर रहा हूं? डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं ओनली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्वांटिफाई करेंगे, वो बियोट एंड सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया है, उसके हिसाब से हम उसको एक डिराइव करेंगे और फिर फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा हमारे पास। तो अभी यहां पर इसकी डायरेक्शन देखो कि भाई अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, किधर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग या ये वाले रूल के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल की। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर आपको थंब को रखना है। यानी कि यहां पर दो चीजें यूज होगी, थंब और आपकी फिंगर्स। कैसे? इस केस में डायरेक्शन करंट की अगर अपवर्ड है तो आपको थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है along टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जैसे रखा, अब मेरे फिंगर्स जिधर कर्ल हो रही है, इसीलिए इसका नाम कर्ल रूल भी होता है ना, स्क्रू रूल भी होता है। अब देखिएगा यहां पर एक नया वर्ड हम क्या लिखेंगे, कर्ल रूल, ये भी होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर जिधर फिंगर्स घूमती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो आपकी फिंगर्स इस तार को इस डायरेक्शन में कर्ल करती है, घुमाती है। तो जिस डायरेक्शन में भी आपकी फिंगर्स कर्ल होती है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब आप देखिएगा, ये तार मैंने ऐसा रखा हुआ है, ये रही डायरेक्शन ऑफ करंट, देख लीजिए, और मेरी फिंगर इस पॉइंट पी पर अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा, अंदर की तरफ, यहां, ठीक है। यहां पर देखो, इनसाइड के लिए हमने एक चीज पढ़ी हुई है पहले से ही। इनसाइड जब भी आपको कुछ शो करना हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके लिए क्रॉस का यूज किया जाता है, और आउटसाइड के लिए हमेशा डॉट का यूज किया जाता है। अब यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो यहां पर हम क्रॉस का यूज करेंगे। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अंदर की तरफ, यानी कि इनसाइड। ये देख लीजिए, इनसाइड के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं। अब सोचो, यही फिंगर्स ऐसे इस लोकेशन पर तो अंदर जा रही, लेकिन अगर ये ऐसी देखो ऐसे और इस तरफ से घूम के बाहर निकलेगी, यानी कि इस लोकेशन पे देखा जाएगा तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी कि आउटसाइड होगी। तो आप देखिए, इस कंडक्टिंग
वायर के आसपास दोनों तरफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिफरेंट, इस केस में दोनों अलग अलग हो सकती है। यहां पर अगर निकाला जाए, देखो यहां पर इस लोकेशन में ये कंडक्टिंग वायर है, यहां पर निकाला जाए, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कैसे, ये देखो, और यहां पर ऐसे इस तरफ। अब बात यह आती है कि राइट हैंड पाम रूल का कैसे यूज करें। देखो भाई साहब, पाम रूल को कैसे यूज करना है, आपको हमेशा इस वाले केस में भी अंगूठे को, थंब को डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ही, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट ही देनी है, यानी कि थंब को हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखनी है। अब पाम आप देख लीजिए, ये है पाम, तो पाम के परपेंडिकुलर एक कुछ कंसिडर कर लीजिए ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। और जो फिंगर है, फिंगर जिधर भी मैं करूं वो पॉइंट को लोकेट करती है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो मान लीजिए आपका पी पॉइंट यहां है, तो मैं ऐसे लोकेट करूंगा इसको, अगर पी पॉइंट यहां होता तो ऐसे लोकेट करता, अंदर की तरफ होता तो ऐसे लोकेट करता, लेकिन थंब सभी कंडीशन में ऊपर ही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो होगी उसमें थंब को आपको रखना ही रखना है। तो देखिए ऐसे पी ये रहा, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, पी ये फिंगर सारी की सारी किधर लोकेट करना चाहिए, पॉइंट पी की तरफ, और वहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो अंदर की तरफ हो रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यहां हम देखते हैं कि जो थंब है, थंब किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। अच्छा, इसके बाद जो फिंगर्स है ये किसको लोकेट करेगी, लोकेटेड या लोकेट्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ओके, और परपेंडिकुलर टू पाम जो इंडिकेशन होगा वो क्या शो करेगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या देगा हमको, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। यहां पर एक चीज और देखना, मैंने यहां पर एक स्क्रू रूल भी बोला है, देखो ये तो कर्ल रूल जो कि मैंने फिंगर से बताया, स्क्रू रूल क्या होता है वो भी देखना। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक स्क्रू है, ये इसको आप स्क्रू कंसीडर करिए, है ना। ध्यान देना, अगर ये छत है, इस छत पे मुझे इस स्क्रू को कसना है, तो इस छत पे देखना, ये मैंने स्क्रू लगाया, किधर घुमाऊं कि ये कस जाएगा, किस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, ऐसे घुमाना चाहिए। ये अगर इसको मैं नीचे से देखूंगा ना, इसको मैं नीचे से जब देख रहा हूं तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ऐसे घुमाने में ये इसको ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि कसा रहा है वो। तो ऊपर की तरफ जाना मतलब ऊपर की तरफ स्क्रू जब जाएगा वो किसको शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये ऐसा, ये एक स्क्रू है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये यहां पर एक स्क्रू है, ये समथिंग लाइक दिस। अब ये स्क्रू जब ऊपर की तरफ जाता है तो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए आपने इसको घुमाया कैसा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, ये ऐसे। तो देखो ना, ये जो घुमाने वाली डायरेक्शन है ये किसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसका अपोजिट सोचो, अपोजिट कैसे, कि अगर इस स्क्रू को, अगर मैं इस स्क्रू को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता, यानी कि ऐसे घुमाता, ये स्क्रू डाउनवर्ड आता, यानी कि हम उसको खोल रहे, तो खोलने के लिए जो स्क्रू का मोशन है किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि करंट नीचे आ गई, और आप घुमा कैसे रहो, ऐसे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दोनों केस डिफरेंट है, दोनों ही केस में स्क्रू का जो मोशन है अपोजिट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इस केस में मोशन ऑफ द स्क्रू अपवर्ड है, इस केस में मोशन ऑफ द स्क्रू डाउनवर्ड है, तो दोनों ही केस में घुमाने की जो कंडीशन है वो बदल जाती है। अब मान लीजिए यहां पर हमने एक बात की अभी कि अगर करंट ऊपर जा रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड घूम जाता है, यानी कि कर्ल आता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखो, यहां स्क्रू वाले केस में करंट इसमें भी अपवर्ड ही है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह कौन घूम रहा है, स्क्रू घूम रहा है। मान लो इस स्क्रू को मैं इस बोर्ड पे ही कस देता, देखो स्क्रू को मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे ही कसूंगा। अब कसने की डायरेक्शन देखना, ये स्क्रू दूर से, ऊपर से हमको ऐसे दिखेगा, है ना, इस तरह से यहां पर हम कुछ स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको घुमाएंगे, यहां पर ये इस तरह का सॉकेट बना रहता है ना स्क्रू में, तो देखो इसको घुमाना है, तो कसने के लिए आपको कैसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा। कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू क्या करेगा, बोर्ड में कसा जाएगा। कसाने के लिए जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ रहेगी, और इसको क्या बोलेंगे हम, इनसाइड। आप देखो अगर स्क्रू को खोलना है, यहां पर खोलने के लिए स्क्रू बाहर आएगा, यानी कि खोलने के लिए जो आपकी डायरेक्शन होगी स्क्रू की वो अपोजिट होगी, ये। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो इस समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखो। और स्क्रू जाएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ के लिए मैंने क्या लिखा है, इनसाइड। स्क्रू को ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये जो घूम रही है, ये घूमने वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, और स्क्रू जा रहा है अंदर। इस वाले केस में जब मैं इसको घुमाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इस केस में स्क्रू बाहर आएगा, और बाहर आने के लिए क्या लगाएंगे हम, डॉट, यानी कि स्क्रू इस समय कैसा है, बाहर, और ये जो डायरेक्शन है ये है मैग्नेटिक फील्ड की।
तो आपको जो सुटेबल हो, राइट हैंड कर्ल रूल लगा दो, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दो, या राइट हैंड पाम रूल लगा दो। आपको जो सुटेबल हो उससे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सकते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ डिफरेंट शेप के कारण। जो डायग्राम्स तैयार होते हैं वो देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। शॉर्टकट में क्या लिखा मैंने, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी मान लीजिए सबसे पहला केस जो था कि इस समय करंट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, देखिए यहां पर देखो करंट, और ये रही ऐसे घूम जाएगी, तो ये रही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास, है ना। यहां पर देखना, अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, यानी कि करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ कर दिया जाए, अब देखो यहां पर रखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इस तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा भाई साहब, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे घूमेगा, है ना। दो केस हैं। इसके बाद जो तीसरा केस है, अगर मान लो कि जो हमने इस कंडक्टर का एक सर्कल तैयार कर लिया, सपोज यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मान लो ये इस तरह से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने इसको कर्ल कर लिया, घुमा दिया ऐसे। अब इसमें हमको करंट को फ्लो कराना है, तो उस केस में इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज आप देखो कि अगर यही तार, अभी इस दोनों केस में देखो, एक केस में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, एक केस में करंट नीचे की तरफ जा रही है। मान लो ऐसा रख दिया जाता, तो इस बोर्ड के अंदर इस तार को ऐसा रख दिया जाता तो करंट अंदर की तरफ जाती, यानी कि इस केस में जो करंट अंदर की तरफ जा रही है, आई की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, बीच में, ये देखो इसके आसपास इनसाइड कौन है, आई है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो देखो ऐसा तार रखा होगा, ये रहा थंब और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसके आसपास ऐसे गोल घूमेगा, ऐसे देखो कैसी डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अंदर नहीं, इस अंदर तो तार लगा हुआ है। डी वाला केस देखना, इस वाले केस में करंट जो है तार के बाहर आ रही, बाहर की तरफ आ रही, तो इस वाले केस में देखो थंब करंट की डायरेक्शन में, कर्ल ऐसी हो रही इस तरफ से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज इसमें डायरेक्शन होगी। ये कौन है, ये आई है, ये कौन है, डी बी। तो जैसे ही करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। अब थोड़ा सा और देखो, जैसे कि हमें तो एक चीज पता है कि भाई मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला सोर्स कौन होता है, मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट में बेसिकली दो पोल होते हैं, तो यहां पर भी तो करंट एक सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रही है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यहां तैयार करती है तो इनके पास भी पोल होना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेट अगर बन रहा है तो पोल डेफिनेटली क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि दो पोल के कारण ही मैग्नेट बनता है। जैसे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें तो उसमें भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएटेड होते हैं। अगर स्फेरिकल मैग्नेट है तो भी होते हैं। किसी भी टाइप का मैग्नेट हो पोल जरूर होंगे, बिना पोल का मैग्नेट नहीं बन सकता। तो यहां अगर मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो फिर पोल होना जरूरी है। तो आप बताइए यहाँ पे कहाँ पोल क्रिएट हो रहे होंगे। तो यहाँ करंट फ्लो होने से मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बिना पोल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो पोल कैसे बताओगे आप। तो एक रूल समझिए, अगर ये बार मैग्नेट है, इसका एन पोल है और ये क्या है, एस पोल, तो एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जैसे चार्ज से लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, एन से निकलती है, ये ऐसा कर्ल होकर ट्रेवल करके एस पर पहुंचती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है। सिमिलरली नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और वो साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट होती है। तो ये प्रॉपर्टी मैग्नेट की है, और अगर आप इस तार में करंट फ्लो करा के मैग्नेट बना रहे हो तो यहाँ पे पोल होना जरूरी है। तो आपको मैं पोल बनाने की एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पोल बनेंगे, है ना। तो ध्यान देना, इस केस में थोड़ा सा लॉजिक ये है, सपोज हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हैं, ये है हमारे पास एक तार, ये ध्यान देना, ये क्या है हमारे पास, एक तार है। इस तार में हमको बनाना है, इस तार में हमें करंट का फ्लो कराना है। अब फ्लो दो तरह से हो सकता है, कैसे, इसको थोड़ा सा यहाँ से कट किया और यहाँ से करंट को ऊपर की तरफ भेज दिया, लाइक दिस। ध्यान देना, ये इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, बी वाला, है ना, इसके बाद स्पेशल केस है ये। तो बी वाले में भी हमने ये कर्ल बनाया और थोड़ा सा कट कर दिया, और यहाँ इसमें भी करंट का फ्लो किया, लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा अपोजिट है, लाइक दिस। अब ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इस तरह से है, देखो इसको मैंने ऐसा कर्ल करके ये इस तरह से तैयार किया है, याद रखना थोड़ा सा, ये ऐसा, ठीक है। अब मैं इसमें करंट का फ्लो करूंगा, ध्यान देना, जैसे ही करंट का फ्लो होता है, इस तार को मैं दो
दो डायरेक्शन या दो साइड से देखूंगा, एक तो मेरी तरफ से मैं देखूंगा और एक आपकी तरफ से, ऐसे दो केस होते हैं इसको देखने के। एक यहां से देखने का नजरिया अलग है, यहां से देखने का नजरिया अलग है। दोनों तरफ से अगर मैं देखूंगा ना तो करंट की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, और डिफरेंट डायरेक्शन ही हमको डिफरेंट पोल क्रिएट करके देंगे इस तार के आसपास। ध्यान देना, इस केस में जब करंट ऐसा हो, मतलब क्लॉकवाइज, यह वाला केस कैसा है, इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान देना, इसमें करंट देखो ऐसी क्लॉकवाइज जा रही है, तो आप सोचो कि इस तरफ कौन सा पोल क्रिएट हो रहा होगा, या यूं कहूं कि जब जब आपको क्लॉकवाइज करंट दिख जाए तब तब कौन सा पोल क्रिएट होगा। तो उसकी पहचान क्या है, ये देखो, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। ऐसे जा रहा है, यहां से कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो ये मिला दो बच्चों, आपको साउथ दिख रहा है, यानी कि यहां पर जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, उस केस में उस पर बनने वाला पोल कौन सा होगा, साउथ पोल। देखो कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। यहां जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में, तब उस समय करंट के कारण जो इसमें पोल क्रिएट होगा वो कैसा होगा। देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये रही करंट की डायरेक्शन, ये रही करंट की डायरेक्शन, मिला दो, एन पोल दिख रहा है बिल्कुल, यानी कि ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। देखो तो इस तरह से किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट का फ्लो होता है तो वो फ्लो के अकॉर्डिंग वहां पर पोल क्रिएट होते हैं। नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट होगा, साउथ पोल कैसे क्रिएट होगा। अब ये कंडीशन कहां आती, एक सोलेनॉइड में आती है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक स्प्रिंग जैसा कुछ होता है। जब आप स्प्रिंग के एक एंड पर रहोगे वहां पर करंट की डायरेक्शन अलग दिखेगी, और स्प्रिंग के दूसरे साइड से जाके देखोगे तो करंट की डायरेक्शन अलग होगी। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किस में क्रिएट होते हैं, सोलेनॉइड में। तो चलिए ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उस तार के पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा उसके लिए हम टॉपिक देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में या उसके नियर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, उसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे या उस इक्वेशन को क्वांटिफाई करेंगे कि कितना होता है। यानी कि हमारा अब जो टॉपिक है वो क्या है, बियॉट-सावर्ट लॉ। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें किसी कंडक्टिंग वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला जो होता है उसका इक्वेशन दिया है, वो कितना बनता है, उनके फार्मूले से हम बना सकते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले ये चीज बताई कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए। पहले तो ये रहा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट आई फ्लो करिए। इस कंडक्टिंग मटेरियल की कुछ ना कुछ लेंथ है, दैट इज एल। इस तार में करंट फ्लो हो रहा है, इसके पास में एक पॉइंट ले लीजिए पी, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये रहा, अभी जस्ट बताया कि इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ, देखो यहां द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड टू द प्लेन। किधर जा रही है वो, अंदर की तरफ जा रही है। यानी कि आपको इनसाइड के लिए क्या इंडिकेशन होता है, देख लीजिए ये इस तरह से, ठीक है ना। अब ये देखिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये चीज ये देखो कि इस तार से अब जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी कि इसके पास में रहूंगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार में ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। जैसा आपने एक चार्ज पढ़ा था प्लस क्यू, इससे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, वीक। कैसे होता था, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था। यानी कि यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस सोर्स पर डिपेंड करता है, और वो ऑब्वियसली उस इक्वेशन में वो सोर्स आता भी है लाइक दिस। फिर आपने एक पॉइंट लिया था जहां पर एक मास वाली बॉडी है और उससे आर डिस्टेंस पर आपने फोर्स निकाला था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों निकला है, क्योंकि यहां पर एक मास वाला सोर्स है। तो अगर यहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है और यहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अगर इसको मैं यूनिट ले लूं तो यहां ऐसा कुछ आता है। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करेगा। इसके लिए सोर्स ये रहा उतनी डिस्टेंस पर, इसके लिए सोर्स ये रहा इतनी डिस्टेंस पर, तो इसके लिए सोर्स यहां कहीं ना कहीं होगा। तो ये सोर्स कौन है, इसमें फ्लो होने वाला करंट कितनी लेंथ में, क्या पूरी लेंथ में, नहीं। हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें इस एल लेंथ में स्मॉल पार्ट को कंसीडर करते हैं, दैट इज डी एल।
ये देखिए डीएल। डीएल क्या है? एक करंट का एलिमेंट है, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। भाई करंट क्यों वहां पर, अगर आपको अगर एलिमेंट है तो ही तो करंट होगी, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो करंट कैसी? आप इस डीएल को क्या कंसीडर करोगे? बिल्कुल जीरो नहीं करोगे, अप्रोच करेगी वो जीरो को, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होगी। यानी कि अगर लेंथ ही जीरो हो जाएगी तो करंट कैसे आएगी? तो यहां का जो करंट एलिमेंट है वो कौन है? करंट इनटू कुछ लेंथ, ये कहलाएगा करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे इसको हम? करंट एलिमेंट। देखो तो यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस स्मॉल एलिमेंट के कारण छोटी सी बनेगी, दैट इज डीबी, और डायरेक्शन है अंदर की तरफ। देख लो, अब इस एलिमेंट को मिला देना होता है, यानी कि डिस्टेंस की, भाई सोर्स से यहां इस डीएल में कितनी करंट जा रही? आई करंट जा रही, यानी इस सोर्स का नाम क्या है? आई डीएल। इतने से सोर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। देखो तो अकॉर्डिंग टू, देखना, अकॉर्डिंग टू बियॉट-सावर्ट लॉ, हमने एक एल लेंथ का एक कंडक्टिंग मटेरियल कंसीडर किया। देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। देख लीजिए ये रहा, ये हमने कंसीडर कर लिया है। एंड आई डी एल इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। ड्यू टू this element we have to find magnetic field dB at distance r from that एलिमेंट। यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है। तो देखिए वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बियॉट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो देन द मैग्नेटिक फील्ड इज, पहला पॉइंट कि वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करती है। सीधी सी बात है, पहली चीज कि इस स्मॉल एलिमेंट बहुत छोटा है, इसमें करंट की मात्रा भी कुछ ना कुछ होगी। अगर इस एलिमेंट में अगर करंट बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं आई को इंक्रीज करता हूं, आई किस पर डिपेंड करती है? चार्ज पे। अगर मैं आई को बढ़ा दूं, अल्टीमेटली चार्ज बढ़ा दिए, और चार्ज बढ़ेंगे तो इस स्मॉल एलिमेंट में नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है करंट के, आई के, या करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट कितना है? ये रहा, इतना। तो मैं, आप चाहो तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि भाई डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईडीएल की। आईडीएल क्या है? करंट सोर्स है, सॉरी ये क्या है? एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आई ही नहीं होगा तो बी कैसा होगा, या डीएल नहीं होगा तो बी कैसा होगा? यानी कि दोनों के कारण ये पॉसिबल है, ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के साथ कम या ज्यादा होता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है अंदर, और इलेक्ट्रिक चार्ज किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इक्वेशन नंबर 2। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या थी कि ये पॉइंट अगर मैं यहां कर दूं तो यहां से लाइन मुझे ऐसी खींचनी पड़ेगी, लाइक दिस, यहां। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता था, यहां का अगर 1 है तो यहां का अलग आएगा। अगर यही पॉइंट में यहां ले लेता dB3, तो हर लोकेशन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। अब लोकेशन किस पर डिपेंड करेगी? तो लोकेशन डिपेंड करती है एंगल पर। किसके साथ एंगल पर? इस स्मॉल एलिमेंट के साथ एंगल पर डिपेंड करती है। तो ये थीटा हो जाएगा फिर यहाँ। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप सोचो कि इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसके ऊपर अगर इस मान लीजिए कि इसमें करंट का फ्लो ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ही देखा जाए तो आपको नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको उसके अराउंड मिलेगा, ना कि उस पर। मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर नहीं मिलता, उसके आसपास मिलता है। तो अगर ये पॉइंट को खिसका के मैं यहां ले आऊंगा तो अल्टीमेटली उस कंडक्टर के ऊपर ही आ जाऊंगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जैसे ही ये खिसक के जाता है थीटा 0 हो जाता है। अब थीटा 0 होता है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना मिलता है? 0 मिलता है। यानी कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, लेकिन थीटा के साथ कोई फंक्शन आएगा। तो सोचो कि थीटा की वैल्यू 0 होने पे कौन आंसर हमको 0 देगा? साइन देगा। इसका मतलब यहां पे साइन आएगा। ये 3 इक्वेशंस हैं, इन्हें अगर हम कंबाइन कर दे बाय दीज 3 इक्वेशन, है ना, देखो कंबाइन कर दीजिए। सो डीबी बिकम्स आईडीएल, दैट इज करंट एलिमेंट, आईडीएल साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन दैट वाज गिवन बाय द बियॉट-सावर्ट लॉ। ओके, इसके बाद थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड करते हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो यहां पर इसको एक्सटेंड करते हैं हम, और ये हो जाता है dB, जो dB है इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगता है k,
उसके बाद आई डी एल साइन थीटा, याद रखना साइन थीटा, थीटा किनके किनके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। सो डीबी ये इस तरह से निकलेगा, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है या मीडियम्स पर डिपेंड करता है। अब देखना थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं इसको हम, और यहां पर k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि k जो होता है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है। अब ये नई कहानी क्या आई, म्यू नॉट आई है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप इसको समझ लीजिए कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है परमीएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। देखो भाई साहब, जैसे कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी मीडियम में रखा जाता था, तो एक चार्ज से फोर्स निकलता था दूसरे चार्ज पर लगने के लिए, लेकिन मीडियम हमेशा उसको उतना ही अलाउ करता है जितनी मीडियम की एक परमिशन देने की कैपेसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए परमिशन देता था और उस कांस्टेंट का नाम था परमिटिविटी। इसी तरह मैग्नेटिक के लिए भी, मैग्नेटिक फोर्स को भी लगने के लिए उसको मीडियम से परमिशन लेना पड़ेगा, और उस मीडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है म्यू नॉट, एंड दैट इज परमीएबिलिटी, परमिशन देने की एबिलिटी मतलब क्षमता। तो ये होता है, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, डीबी इज इक्वल टू के कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका जो यूनिट आएगा दैट इज टेस्ला। ये लो, ये हमारे पास इस तार के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका इक्वेशन मैग्नीट्यूड की टर्म में आ गया है। मैंने डायरेक्शन तो आपको बता ही दिया था, डायरेक्शन आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल लीजिए, डायरेक्शन आप पाम रूल से निकाल लीजिए, बहुत सारे तरीके हमारे पास इसकी डायरेक्शन को बताने के। तो बेसिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसमें मैं आपको परमीएबिलिटी और परमिटिविटी में कंपैरिजन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि हमने दो इक्वेशन निकाले हैं। किसी तार में, किसी कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ये रहा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट इज टेस्ला। ये था मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज जो कि वो भी एक सोर्स है, उससे r डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो आप ये निकाल सकते हैं। यहां पर क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 या जो भी सोर्स होता है दैट इज प्लस Q बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इक्वेशन होता है। अब दोनों में कंपैरिजन देखिए। सबसे पहले दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के फोर्स होते हैं। कैसे पता चला हमको लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या एक लॉन्ग डिस्टेंसेस फोर्स को अलाउ करती है। तो पहला हम क्या लिखेंगे, बोथ आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं ये, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस हैं। दोनों में आर स्क्वायर, देखो मैग्नेटिक फील्ड में आर स्क्वायर आ रहा है, इनवर्स मतलब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी कि हम यहां क्या लिखेंगे, बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगला पॉइंट क्या है, अगर हम सुपरपोजिशन की कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा सकते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लगा सकते, इसमें भी लगा पाएंगे, है ना। तो हम यहां पर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बोथ फोर्सेस या बोथ लॉ फॉलो सुपरपोजिशन लॉ, सुपरपोजिशन लॉ या प्रिंसिपल। दोनों ही किसको फॉलो करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और दोनों ही फोर्स कैसे होते हैं, मीडियम पर डिपेंड करते हैं। बोथ द फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम्स, या यूं कहूं डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द मीडियम। तो वो मीडियम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो याद रखना यहां पर दोनों ही डिपेंड करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परमिएबिलिटी होता है वहां का कांस्टेंट, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बात की जाती है वो परमिटिविटी होता है। तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट जो होता है फॉर चार्जेस, किसके लिए काम करता है, चार्जेस के लिए, और म्यू नॉट जो है यानी चार्जेस कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, और ये क्या है, ये है फॉर मैग्नेटिक सोर्स, है ना। हम यहां लिखेंगे फॉर मैग्नेटिक सोर्स, और ये कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है।
ये इस तरह से इनका कुछ कंपैरिजन होता है और आगे के टॉपिक हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़, इसमें मैंने जो इक्वेशंस लिखे हैं इसमें और इसमें एक चीज़ का और फर्क आ रहा है। देखो ये है सोर्स यहाँ पर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यहाँ का सोर्स कौन है? ये रहा, जिसको हमने क्या नाम दिया? करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया? करंट एलिमेंट। ठीक है, इसमें थीटा का कोई लेना देना नहीं है। देखो इसमें थीटा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें एक थीटा वाली टर्म आ रही है। यानी कि अगला हम पॉइंट लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डीएल एलिमेंट है एंड आर वेक्टर, बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो एंगल डिपेंडेंसी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कंपेयर कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम इस लॉ के एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप के कारण, अगर हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं, उसके कारण उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। उसी वायर को हम सर्कुलर फॉर्म में भी करके देखेंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर भी देखेंगे या उसकी एक्सिस पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये हम सारी चीज़ें अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।